संस्कृति, सुरताल संस्कृति। नमस्कार, मैं हूं विमल भंडारी सुरताल संस्कृति के साथ। और इस सुरताल संस्कृति की परिकल्पना में हमने हर तरीके के उस बेहतर पड़ाव को शामिल करने की कोशिश की है जिससे हम हास्य, व्यंग, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, इन सभी परंपराओं का कुछ न कुछ अंश अपने हृदय में स्थापित कर सकें। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में एक नामचीन हस्ती है। नामचीन इन मायनों में कि एक ऐसा समय जब व्यक्ति सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है, उसे आवश्यकता होती है हास्य की, शुद्ध हास्य की, जिसमें व्यंग का पुट भी हो और साथ साथ सामाजिक चेतना की कुछ बातें भी हों। तो ऐसे कलाकार भाई ओपी द्विवेदी जी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार मिलन भाई, सभी को नमस्कार। ओपी जी, सुरताल संस्कृति के इस एपिसोड में आपको अपने साथ पाकर निश्चित तौर पर हमारा मान सम्मान दोनों ही बढ़ रहा है। और जैसा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने बहुत कम उम्र में सामाजिक चेतना के प्रति जागरूकता के साथ साथ हास्य व्यंग की विधा को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कुछ अपने तरीके से आप अपनी बात शुरू कर सकते। विमल भाई भंडारी साहब, आपने जो बात कही कि ये गौरव का विषय है, ये मेरे लिए भी गौरव का विषय है कि सुरताल जैसे स्टूडियो में जो है मुझे आने का मौका मिला और आप जैसे व्यक्तित्व के साथ में बैठा हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि काम तो इस तरह के बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो सुरताल स्टूडियो को जो मैं देखता आ रहा हूँ कई सालों से, और अभी इस समय जो आपने इसको स्थापित किया और जो यहाँ पर अब जो जिस तरह से आप संस्कृति को जोड़ रहे हैं और सामाजिक चेतना को जिस तरह से आप जागृत कर रहे हैं लोगों में, मुझे लगता है कि हर कलाकार जो है वो यहाँ इस स्टूडियो में आपके साथ रूबरू होना चाहेगा। ओपी भाई, हमारा तो उद्देश्य ही है कि चाहे वो नई पौध हो या वो स्थापित वट वृक्ष हो, सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और बहुत शालीनता के साथ हम उनके हृदय की बातों को जन सामान्य से जोड़ सकें। और आप तो जिंदा दिल इंसान हैं ही, और आपकी जिंदा दिली के चर्चे तो आज से नहीं, करीब 45 साल से लगातार देखने का मौका मिल रहा है। क्या बात है। एमबीएम कॉलेज से आपने जब अपनी ये यात्रा, रंग यात्रा शुरू की, आपने थिएटर भी किया, आपने स्टेज शोज भी किए, आपने बहुत कुछ, और वो सब कुछ आपने हासिल किया जो एक व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुझे लगता है कि जो जितना मैंने सीखा साथ के कलाकारों से, जैसा आपने कहा कि ड्रामे से शुरुआत हुई, तो ड्रामा अपने आप में संपूर्ण विधा है। जी जी बिल्कुल। और जैसा आप भी जानते हैं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, आप गायक भी हैं, तो उसमें नृत्य है, संगीत है, सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जीवन को जीने का एक तरीका, एक ड्रामे में किरदार को जब आदमी निभाता है जी, तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता जितने किरदार करता है उतने वो जिंदगियों के तजुर्बे हासिल करता है। क्या बात है। और फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि साहित्य के जो 9 रस हैं जी लेखन के बाद भी मुझे लगा कि इसमें जो महारस है हास्य, जी जी जी, इसको पकड़ा जाए। और मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि तरक्की की ऐसी हवा चल रही है, तरक्की की ऐसी हवा चल रही है, खता कुछ नहीं है, सजा मिल रही है। अभी कोरोना भी आ गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की की ऐसी हवा चल रही है, खता कुछ नहीं है, सजा मिल रही है। किसी से भी पूछो हाल कैसा है, बस यही कहता है दवा चल रही है, दवा चल रही है। क्या बात है। ओपी जी, एक समय था जब हिंदुस्तान में कुछ नाम बहुत जाने पहचाने थे जिनको कॉमेडी का किंग कहा जाता था, जिसमें के नायकर साहब का जिक्र बहुत ज़रूरी है। रजनीकांत जी हैं, कुलकर्णी ब्रदर्स हैं, इसके अलावा बहुत से कलाकार इस फील्ड में आए और चले गए। कुछ लोगों ने हल्की और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो हास्य है, व्यंग है, उसकी दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। तो ऐसे समय में आपने शुद्ध
हास्य को पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर परिवार के सारे लोग बैठकर एक साथ सुन सकें, समझ सकें और ठहाके लगा सकें, उसके लिए बहुत मेहनत की। विमल भाई, आप मुझे एक्चुअली आप जैसे आपसे भी मैं कई बार सलाह लेता था। आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मुझे अच्छे मित्रों का सानिध्य प्राप्त हुआ, अच्छे कलापारखी मित्र मिले, अनुभवी लोग मिले। तो मैंने इस बात को समझा, हरिशंकर परसाई जी को पढ़ा, शरद जोशी जी को पढ़ा, केपी सक्सेना जी को पढ़ा, और मैंने इस बात को समझा कि हास, परिहास और व्यंग ये सभी हैं हंसी के रंग। क्या बात है। और हंसी से जैसे हम धीरे धीरे व्यंग की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ढका हुआ हास्य रहता है व्यंग में जी, और एक कटाक्ष होता है, और इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। एक विशुद्ध हास्य हो गया कि हमने सिर्फ हंसी हा हा करी। जी जी जी। फिर दूसरा जो है परिहास, जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ जाता है। और जब हम व्यंग की बात करते हैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, उन्होंने एक जगह लिखा है, सटायर इज द ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमर। क्या बात है। व्यंग जो है वो हास्य का करुणा पक्ष है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक सामाजिक चेतना भी हम लोगों में पैदा करना चाहते तो मुझे लगता है हंसी के साथ कुछ काम की बात जरूर होना चाहिए। हाँ, तो आपने जब कहा है कि काम की बात और वो भी हंसी के साथ, तो थोड़ा सा उसका भी पुट हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए सर, क्या है कि विमल जी, कहीं भी एक हास्य कहीं भी पैदा हो सकता है जी। जैसे मान लीजिए हास्य हमारे आसपास है, जो हम नहीं चाहते वो हो रहा है, वो हमें तनाव दे रहा है, और वही चीज हमें हास्य दे रही है, वही हमें हंसी दे रही है। तो जहां तनाव है, यानी जहां दर्द है, वहीं दवा है। जहां तनाव है वहीं हंसी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दर्द को ले लेते हैं, हम दवा को नहीं ले पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र आए, बड़े हैरान परेशान मेरे पास आए। कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा है, मास्क भी और ये सब, तो देखा तो पूरा उनका मुंह लाल। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार क्या बताएं, वो हेलमेट लगाए थे, ध्यान नहीं रहा, पान थूक दिया। तो अस्त व्यस्तता भी हमें हास्य देती है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बताऊं, हंसी कहीं भी पैदा हो सकती है, भाषा को लेकर हो सकती है। जैसे अगर मैं व्यंग की बात करूं और हास्य की बात करूं, तो हमने ये देखा साहित्य में भी कि हिमायती लोग जो हैं हिंदी के, मेरी नज़र में कई हिमायती लोग ही हिंदी के दुश्मन हैं। जी जी, क्योंकि वो हिंदी का संस्कृतिकरण करते हैं। बिल्कुल। जबकि कबीरदास जी ने कहा है विमल जी की, संस्कृत है कूप जल, जी, हिंदी भाषा बहता नीर। हिंदी शब्द खुद हिंदी का नहीं है, फारसी शब्द है। और ऐसे कई शब्द हमने, हिंदी ने जो है अपने अंदर समावेश कर लिया है ऐसे शब्दों का, जो अब हिंदी हो गए। मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा जो है विशुद्ध हिंदी के पक्षधर हैं और उसको संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो मैंने एक दिन उनको कर दिया, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बोले भाई आप हिंदी के देश में रह रहे हैं, हिंदी की सब लोग वो कर रहे हैं, अभी हिंदी दिवस निकला है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप आंग्ल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आपसे आप टच में रहेंगे तो हिंदी सीख जाएंगे। तो बोले ठीक है, फिर आपका वो दीजिए भ्रमणभाष। तो मैंने कहा भ्रमणभाष, मोबाइल नंबर? मैंने कहा जी। वो दीजिए, और आपका अणु डाक? मैंने कहा अणु डाक? अरे भाई ईमेल आईडी वो हो तो वो भी दे दीजिए। मैंने कहा क्या? बोले अंतरताना। मैंने कहा अंतरताना, ये क्या ताना है? ऐसा लग रहा पजामे का नाड़ा वाला तान दिया। अरे भाई अंतरताना मतलब वेबसाइट। अब आप ये बताइए विमल जी कि अगर हिंदी में अब कुछ शब्द जो हैं, वेबसाइट जो है वो हिंदी का मूल रूप से शब्द नहीं है, लेकिन आज हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, मैं आपको इस एक बात टोक रहा हूँ। बैंक में भी जब वो हम स्लिप भरने जाते हैं ना, जी जी, तो स्लिप में भी वो पहले तो समाकलन और विकलन लिखा हुआ आता था, डेबिट क्रेडिट को। जी हाँ जी हाँ, जमा नामे को। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आधा व्यक्ति जो हिंदी में भरना चाहता था वो तो उलझ ही कर रह जाता था कि समाकलन और विकलन क्या होता है। बताइए। तो वास्तव में हंसी हर कहीं है। जी जी। और अब थोड़ा सा इसीलिए ये हो जाता है कि हम लोग भाषा को, अगर भाषा को लोगों से दूर करेंगे, हिंदी से दूर इसीलिए लोग होते हैं क्योंकि जो हिंदी में जो शब्द समाहित हैं, कंप्यूटर है, हम क्यों उसकी हिंदी बनाते? जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे आसपास सब जगह हंसी। अब मैं आपको बताऊं, मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था, तो अचानक यानी 2 लोग भागते हुए आए जी, और उनकी ट्रेन निकल गई। अब उसमें से बोले ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई।
मैंने कहा उल्लू के फट्टे, ट्रेन नहीं छूटी, तुम खुद छूट गए हो। ट्रेन तो टाइम पे आई थी, टाइम पे गई। तो अच्छा, वास्तव में ये साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो जैसे कई बार बोलते हैं ना कि अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने सलीके से जी हाँ, किसी जी हाँ, बात को कहने का एक अंदाज बन जाता है। अंदाज बन जाता। हाँ, तो एक बात पूछना चाहता था मैं आपसे जी कि ओपी भाई, आप सरकारी नौकरी में रहे हैं जी जी और एक अच्छे पद पर, अच्छे ओहदे पर आपने काम जी। किया है। आपको कभी लगता नहीं है कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं और आप लोगों को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए आप स्पेशली जी बुलाए हाँ, जाते मैं हैं? भारत सरकार का ट्रेनर भी हूँ, जी। एक तो आप मनोवैज्ञानिक। जाते हैं और इसके बावजूद कई बार मुझे लगता है कि ट्रेनिंग के दौरान भी बोझिल वातावरण आप निर्मित नहीं होने देते होंगे। हाँ विमल भाई, वैसे भी जो है आप देखें तो ये कहा जाता है कि शासकीय एक, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक शासकीय अधिकारी, वो भी राजपत्र प्रथम श्रेणी अधिकारी होने के नाते, और इस तरह के गतिविधियां लगातार करते रहना मेरे लिए और मंच पर व्यावसायिक रूप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मुझे काफ़ी सहयोग रहा, सभी लोगों का, अच्छे लोगों का, बहुत सी चीज़ें सीखने भी मिली, तो मैं ये कर पाया। और नहीं तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम दो नाव पे शायद सवार होकर नहीं चल पाएंगे, लेकिन कर पाया। और उसी का ये नतीजा है कि मंच पर लोगों से मिलना जुलना, इस सब से मैं प्रशिक्षण में जब आया तो उसकी भी मुझे मदद प्रशिक्षण में मिलती है। और अभी प्रशिक्षणों में भी हम लोगों को ये बताते हैं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ आप, वैसे भी कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं सही। ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कला होनी चाहिए। तो वहाँ भी अगर लोगों को, कई बार जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं वो स्वयं में भी, या वहाँ जो जहाँ प्रशिक्षण हो रहा होता है वो संस्था एक ना एक ऐसा कुछ कार्यक्रम जो है वो आयोजित करती है, जिसमें इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और सब भागीदारी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद है। जी जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय भी आपने यूनिवर्सिटी में कई रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं और बड़े जी लेवल पे आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आपको क्या लगता है कि जो वातावरण एट प्रेजेंट चल रहा है, हर जी आदमी मानसिक तनाव में है, जी पारिवारिक उसकी अपनी उलझनें हैं, आर्थिक अभाव है, मानसिक चेतना कई बार विलुप्त सी हो जाती है। हाँ, ये तो आप तो सही कह रहे हैं। ऐसे तनाव भरे पलों में कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को मुक्त रखना चाहे तो उसके लिए कोई टिप्स आप बताइए जरूर। देखिए, लोग ये कहते हैं विमल जी कि हमें हंसी नहीं आती। हम्म। एक तो बात यह है कि हम अपने आसपास से हंसी खोजें, जैसे भाषा से हंसी पैदा हो जाती है, अभी हमने देखा अस्त व्यस्तता से हंसी पैदा हो जाती है। और अगर हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं तो हंसी काफ़ी पैदा होती है। एक तो वो हम लोग नहीं करते, हम दर्द लेते हैं, जैसा मैंने कहा दवा नहीं लेते। तनाव है, वहाँ पर दर्द है और दवा भी है। तो थोड़ा सा तनाव हो रहा है तो हम एक खुशनुमा माहौल भी बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका आदमी पर बड़ा अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आदमी हंसता है तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और ये कहा जाता है कि हंसने से एंटी स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं। आपका एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है। जी। और एक साइंस है गेलोटोलॉजी, साइकोलॉजी का एक पार्ट है। गेलोटोलॉजी में क्या होता है कि जो हंसने का किसी मनुष्य पर मानसिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। जी। तो इसमें भी मैंने एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने काफ़ी इसमें अध्ययन किया, और उसमें भी ये बिल्कुल यानी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जब आदमी हंसता है तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आसपास का जो वातावरण है थोड़ा सा जैसे बोझिल होने लगता है, तो हमें उस पर, जैसे अब ये कोरोना का टाइम आया, जी। जी। तो अब चूंकि ये एक, जब आदमी आदत बना लेता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ हंसी और खुशी लेनी है। मैं आपको बताऊं, अभी वैक्सीनेशन हो रहे थे जी। तो एक जगह मैं चला गया, तो वैक्सीनेशन मेरा सेकंड डोज होना था कोविशील्ड का। जी। तो वहाँ एक मोहतरमा भी आई हुई थी, तो वहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और वो उनकी एक साथ कोई आई थी, तो उसने उनको कुछ ज्ञान दे दिया। तो वो मोहतरमा जो थी उनको लगा कि अगर हम गैस कांड के टाइम भी हमें मुआवजा मिला था, अगर हम यहाँ रोएंगे गाएंगे तो हमें मुआवजा मिल जाएगा। क्या बात। तो बात गंभीर थी, डर भी थोड़ा लग रहा था, मास्क भी लगा हुआ था कि कहीं कोई संक्रमित ना हो जाए हम वैक्सीनेशन के कारण।
लेकिन वो मोहतरमा जो थी उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले तो बड़ी सिंपल थी, लेकिन जैसे ही उनको वैक्सीनेशन के लिए अंदर बुलाया, और मैं चूंकि वहीं पर था तो मैंने वो सब देखा और सुना, तो जैसे ही उनको बुलाया उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, क्योंकि उनका जो है वैक्सीनेशन में कम इंटरेस्ट था और उनको लग ये रहा था कि हमें किसी तरह से मुआवजा मिल जाए, अगर इनकी कोई लिस्ट बन रही तो उसमें नाम आ जाए। तो वो जैसे उनका नाम पुकारा फकीरन भी, तो वो एकदम अंदर आई, चले भैया ये गवर्नमेंट की सुई तो हम लगवा लेंगे भैया, लेकिन हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी आंखें देखो आप, हमें कोरोना चिपट गया बुरी तरह, कोरोना से हमें बर्बाद कर दिया कोरोना ने। तो मैंने कहा वो जो सज्जन थे वो बोले कि आंखें तो आपकी ऐसी, आई कैसी नहीं दिख रही? बोले हमें तो अभी नॉर्मल दिख रही हैं। नॉर्मल ही अभी दिख रही है आपको, आपको पता नहीं है इनमें गैस भी भराई थी गैस कान की, और अब ये कोरोना चिपट गया हमारी आंखें भैया, रात को ऐसी गुब्बारे जैसी भाल लटकी आती है, दिन में अंदर चली जाती है, अभी आपको समझ में नहीं जा रहा, हम बहुत परेशान है भैया, हमें मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। अब आसपास के लोग बोले कमाल की औरत, कमाल की औरत, मेरे मुंह से भी निकल गया कमाल की औरत है। मैं अच्छा मुँह ये कमाल की नहीं जमाल की औरत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। जी जी, आपसे लोगों ने बहुत बातें की होंगी, बहुत इंटरव्यू हुए होंगे और आपने बहुत इंटरव्यू दिए भी होंगे, लेकिन एक बात आपके बारे में जो बहुत छुपी हुई सी है जी। मेरे ख्याल से यदि मैं सुरताल संस्कृति चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा तो हो सकता है कि कल आपके घर पे फोन की घंटी घनघनाने लगे। सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में भी पारंगत हैं, कुंडली बहुत अच्छी मिलाते हैं और आप लोगों से बचने की कोशिश करते हैं कि वो आपके पास कोई ऐसा प्रकरण ना आ जाए, क्योंकि आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उसका अवलोकन करते हैं और इसके बाद उसके उपाय भी बताते हैं। तो ये शौक आपको कैसे लगा? विमल जी, ये तो एक दैविक विधा है और मैं आपको सही बात बताऊं तो कुछ समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा है जब मुझे लगा कि सारी चीज़ें अब ख़राब होना है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ तो मैं हास्य व्यंग वाला आदमी हूँ, खुशियाँ ढूंढता हूँ, लोगों को खुशियाँ देता हूँ, और मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। इस बीच में थोड़ा सा कुछ अपने पत्रिका जो है कुछ ज्योतिषी लोगों को दिखाई, तो कुछ रुझान हुआ तो उस तरफ, और उन्होंने कहा कि भाई आपकी पत्रिका में ऐसे योग हैं कि जिन योग ने आपको कलाकारी दी है उसी योग में आप जो है ज्योतिषी भी बन जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आया और पता नहीं कहाँ से वो विधा भी साथ में चालू हो गई और फिर वो भी चलती रही। और अब मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मेरे पास कोई पत्रिका लेकर आता है तो मेरा सोचना यही रहता है, मैं उसे यही इंगित कराता हूँ, इस बात की ओर इंगित करता हूँ कि भाई ये जीवन है, इसमें अच्छा बुरा सब चलता है जी। और आपकी पत्रिका में अगर आपको लगता है किसी ने ख़राब बताया है तो अच्छी चीज़ें भी बहुत सारी हैं और आप उन अच्छी चीज़ों पर भी फोकस करिए। तो ऐसे करके ये नहीं तो कभी आपको ये नहीं लगता कि ज्योतिष विद्या में भी दो तरह के लोग काम कर रहे हैं? जी, जो अपने आप को आचार्य, ज्योतिषाचार्य बोलते हैं, वो लोग दो तरह के हैं। एक तो जो सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख देते हैं, जी बिल्कुल सही कह और रहे हैं। दूसरे वो जो आपको येन केन प्रकारेण उलझन में डालकर हाँ। और लंबे समय तक अपने पास बुलाकर और आपका दोहन करना चाहते हैं। बिल्कुल ये वास्तविकता है। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी दो तरह के लोग हैं, उसी तरह ज्योतिष में भी दो तरह के लोग हैं। ज्योतिषी के पास जब हम जाते हैं तो उसके पास सिर्फ दो चीज़ है, जो ग्रह तकलीफ दे रहा है उसकी वो आराधना बताते हैं, और जिस ग्रह से उनको बल मिलना है, जो ग्रह फेवरेबल है लेकिन पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके लिए वो स्टोन बताते हैं। तो सामान्य तौर पर वो उस नस को पकड़ेंगे कहाँ आदमी तनाव में जा रहा है, और थोड़ा सा तनाव क्लाइंट को और दे देते हैं जो इस तरह के हैं। जी जी बिल्कुल। दूसरी तरह, और फिर वो क्लाइंट दोबारा उनके पास आता है और फिर कहेंगे कि आप 15 दिन बाद फिर आ जाइए और ये स्टोन जो है आप लेके मुझे दिखा दीजिए और फिर मैं चर्चा करूंगा आपसे। जी जी। और फिर वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये तो है, ये हर जगह है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अब वो तो अब क्या परिस्थितियां, हर आदमी आज की तारीख में अपने पेट की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हास्य जो है जी, वो कभी भी पेट की खातिर नहीं किया जाता।
ये बात तो वो आप मन की खातिर किया क्या जाता है। बात तो उसके बारे में कि अब जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि हास्य आजकल वो हास्य योग केंद्र बन गए हैं। जी हाँ जी हाँ जी लोग पार्क के अंदर खड़े होकर अलग अलग बिल्कुल, तरीके से हंसी ग्रुप्स में, समूह में हंसते हैं। हंसते हैं। कुछ अपने तरीके से सब लोगों ने रास्ते निकाले हुए जी हैं। हाँ जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि नई पौध जो इस फील्ड में हास्य के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करने की सोच बनाए हुए हैं, क्योंकि जॉनी लीवर साहब हैं, इसके बाद में असरानी जी हैं, जगदीप साहब जी हाँ, हैं, जी ओम हाँ। प्रकाश जी हैं, तो ये सारे जो कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में हुए हैं, और उनको जीवंत करने वाला काम भी आपने बहुत किया है, क्योंकि आपने उन कलाकारों के कुछ अंशों को लोगों तक पहुंचाया, उनके हाँ, अपने तरीके को पहुंचाया है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो उस समय आप बहुत सारे मल्टी कलाकारों का जो आवाज़ें वो उनकी निकाली। आवाज़ें हैं, उनके जो तरीके हैं, उनका जो स्टाइल है, वो हास्य में आप डालते ही रहे हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप। आज के लोग यदि इसमें आना चाहते हैं तो उनको आपकी क्या नेक सलाह होगी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही विमल जी। और उस जमाने में तो बहुत ये एक हास्य कलाकारों के लिए मंच पर लगातार 3 घंटे खड़े होना या सोलो प्रोग्राम देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत चुनिंदा कलाकार थे। जी। और मुझे इस बात का अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उनमें से एक था। जी, अकेले जी। मंच पर देर तक कला का प्रदर्शन करना हास्य की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्थितियां हैं उसमें चांसेस बहुत हैं, लोग इसको फ्यूचर बना रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं बहुत हैं और हास्य बिखरा पड़ा है, और ये बात बहुत अच्छी है, और इसकी तरफ रुझान भी लोगों का बहुत है। अब एक चीज़ जो इसमें हो रही है कि लोग, जिसको हम सीधे कहें कि बिलो बेल्ट जो जा रहे हैं, जी, यानी जी। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ, उसको प्रोफेशनलिज्म समझते हैं कि थोड़ा सा हम अपशब्दों का प्रयोग करें। मतलब मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक ऑफर आया था कि कुछ कॉमेडी नाइट्स का हम प्रोग्राम करते हैं, और आपको तो स्क्रिप्ट भी की भी जहमत नहीं उठानी है, स्क्रिप्ट हम आपको देंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और जब उनकी स्क्रिप्ट आई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, रोमन स्क्रिप्ट में उसमें बहुत सारे अपशब्द लिखे हुए थे। जी, जी। बोले सर ये यही चल रहे हैं आजकल बहुत सारे। तो मैंने कहा यार अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं। बोले सर अच्छे भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा डबल मीनिंग जब तक ना हो, वो ट्रेंड कुछ ऐसा चल गया है। अन्यथा जितने भी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रेंड एक समय तक चलेगा, उसके बाद फिर वही जो हमारा शुद्ध हास्य था और स्वस्थ हास्य था वो लौटेगा। वो लौटेगा। क्योंकि जिस तरह से खान पान है उसी तरह हास्य भी जितना स्वस्थ और अच्छा होगा उतना वो अच्छा होगा। दूसरा, मैंने एक चीज़ और देखी जो आपने भी इसके पहले भी प्रश्न किया था कि कैसे हंसें लोग, क्या करें। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो हंसी नहीं आ रही। सुरताल संस्कृति